मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे ब्रिक्स का जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में बातें करने जा रहा हूँ। और इस निर्देश के साथ कि यह जो टॉपिक है प्री और मेंस दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं प्री की दृष्टि से कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, उन्हें आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, ब्रिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि ये दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण संगठन बनता जा रहा है। और इसलिए भी क्योंकि भारत इसका बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। और केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के चीन और रूस जैसे देश भी इसके सदस्य हैं। ब्राज़ील, जो लैटिन अमेरिका में उभरता हुआ राष्ट्र है, वो इसका सदस्य है। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की बात आती है, तो ब्राज़ील का नाम आता है। और अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका का नाम आता है, और दक्षिण अफ्रीका भी इसका सदस्य है। तो ये 5 जो देश हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और चूंकि इसमें भारत शामिल है, तो इसलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, नाम इसका भले ही ब्रिक्स है, इसके जो 5 अक्षर हैं, ये 5 देशों के फर्स्ट लेटर को इंडिकेट करते हैं। लेकिन अब इसका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा बदल गया है। इसमें अब 6 देश और सदस्य बन गए हैं। उन 6 देशों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। मैं इत्मीनान से उनके नाम यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 6 देश हैं। ये इसके सदस्य बन गए हैं। यानी कि जो ब्रिक्स अब तक 5 देशों का संगठन था, अब 11 देशों का संगठन बन गया है, समूह बन गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात यहाँ मैं और बताना चाहूँगा, वो ये कि इसमें अब एक नई श्रेणी शामिल की गई है, और वह है पार्टनर्स कंपनी की श्रेणी, साझेदार देशों की श्रेणी। इसमें कौन कौन से हैं, इन्हें भी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अब प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आने लगे जो थोड़े से कठिन से तो हैं। लेकिन ठीक है, अब कठिन है तो हैं, आपको उनसे जूझना तो पड़ेगा अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो इससे विड्रा करने से बात नहीं बनेगी। दोस्तों, जो साझेदार देशों के रूप में इसमें शामिल हैं, उनके नाम हैं बेलारूस, क्यूबा, वियतनाम, कजाकिस्तान, थाईलैंड और युगांडा। इतने देश अभी साझेदार देशों की श्रेणी में शामिल हैं। और मैं आपको यहाँ अलर्ट करना चाहूँगा कि जब भी इसमें नए देश शामिल हों, तो प्लीज़ आप उसे तुरंत अपडेट कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अपडेट करना है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो ब्रिक्स समूह है, देखिए अपने आप में क्यों पावरफुल है। पावरफुल इस मायने में है कि पहली बात तो यह है कि इसमें 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, दुनिया की वे अर्थव्यवस्थाएं जो उभर रही हैं। तो डेफिनेटली अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, तो जो ग्लोबल जीडीपी है उसका लगभग 38% इनके पास है। तो ठीक है, वो भी काफ़ी है। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि जहां ग्लोबल जीडीपी का ये 38% कंट्रीब्यूट करते हैं, वहीं इनकी जो पॉपुलेशन है वह भी लगभग लगभग 40% के आसपास है। यानी कि जो जीडीपी है और जो पॉपुलेशन है, उसमें आपको काफ़ी कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी। तो यह भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है। दोस्तों, ये जो सम्मेलन हुआ है ये ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो, वहाँ हुआ। रियो डी जेनेरियो, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें भाग लिया, यह तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। लेकिन किन 2 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग नहीं लिया, यह भी जानना महत्वपूर्ण है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। चाइना के राष्ट्रपति नहीं आए,
उनकी अपनी आंतरिक समस्याएं होंगी, जो भी है अखबारों में जो लिखा जा रहा है। और फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं आए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्यों नहीं आए, मतलब आप ये मत समझिएगा कि उन्होंने बायकॉट किया है। इसलिए नहीं आए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उनके खिलाफ बाकायदे एक वारंट जारी कर रखा है कि वे देश जिन्होंने इस न्यायालय पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, अगर वहाँ ये जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने अटैक किया था, आक्रमण किया है यूक्रेन के ऊपर। तो इसीलिए पुतिन इसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन बाकायदे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें भाग लिया। चूंकि ये दो अनुपस्थित थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, इस लिहाज से भारत का कद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि भारत ने जो जो बातें कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, उनमें से ज़्यादातर बातें आखिरी में जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें शामिल कर ली गई है। दोस्तों, एक बात और कि इस बार का यह जो सम्मेलन हुआ है उसका विषय क्या रहा है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जो विषय रहा है, मैं आपको टाइटल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइटल में थोड़ा उलझाव होता है, मैं उसका सेंस बता रहा हूँ आपको। जो मुख्य थीम रहा है वो रहा है सतत और समावेशी शासन। ये दोनों शब्द आप जानते हैं। सतत और समावेशी शासन के लिए क्या किया जाए? ग्लोबल साउथ सहयोग को और मजबूत किया जाए। ग्लोबल साउथ सहयोग को और मजबूत किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम यानी कि कौन? इस समूह के राष्ट्र। और इस समूह के जो राष्ट्र हैं उन्हें भारत ने ग्लोबल साउथ का है, और भी जो दूसरे देश हैं, जैसे ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो साझेदार देश हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। तो हम सतत और समावेशी शासन के लिए अपने सहयोग को मजबूत करें, बजाय इसके कि हम दूसरों पर अपनी डिपेंडेंसी लगातार बनाए रखें। इसीलिए देखिए कि किस तरीके से जो ब्रिक्स समूह है अपनी करेंसी लॉन्च करने के प्रयास में है, और इससे अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो इसका दुष्प्रभाव उनके डॉलर पर पड़ेगा। दोस्तों, इस सम्मेलन में जो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, बस वे आपको जाननी हैं। पहली बात तो ये कि जो ईरान पर अटैक किया गया उसकी आलोचना की गई कि ईरान पर अटैक नहीं किया जाना चाहिए था। अब ये बात अलग है कि सीधे सीधे उसमें अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो इंडिकेशन है, जो संकेत है, वो बिल्कुल साफ है कि ईरान पर जो अटैक किया गया यह सही नहीं है। और जो दूसरी बात कही गई, आतंकवाद का बहुत जबरदस्त रूप से विरोध किया गया। आतंकवाद के सभी रूपों का, ये नहीं कि केवल हमला और अटैक हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, केवल उसका नहीं, आतंकवादियों को फंडिंग भी तो होती है। उन सब का बहुत ज़बरदस्त रूप से विरोध किया गया। और भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि पहलगांव में हमारे पर्यटकों पर जो आतंकवादी हमला किया गया था उसके बहुत कड़े शब्दों में और स्पष्ट तौर पर निंदा की गई, और साफ तौर पर ब्रिक्स ने कहा कि हम किसी भी रूप के आतंकवाद का जबरदस्त रूप से विरोध करते हैं। अब सीधी सी बात है कि जब ये बात कही गई तो ट्रंप साहब बिल्कुल गुस्सा गए, नाराज हो गए, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने तुरंत ये घोषणा कर दी कि ये जो ब्रिक्स के देश हैं इन पर मैं 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। अब इस टैरिफ का मामला आया कहाँ से? वो इसलिए आया कि समूह ने अपने प्रस्ताव में एक बात और कही, और वो ये कि पूरी की पूरी दुनिया में जो टैरिफ वार की जो शुरुआत हुई है ये सही नहीं है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का जो नियम है उसके खिलाफ है, और इस टैरिफ वार में उलझना विश्व के लिए फायदेमंद नहीं होगा। अब इस टैरिफ वार में कौन उलझे हुए हैं? अमेरिका और चीन। और उसका लीडर कौन है टैरिफ वार का? नो डाउट अमेरिका। इसके बारे में आप काफ़ी कुछ अखबारों में लगातार पढ़ ही रहे हैं। और इससे भी ट्रंप महोदय तिलमिला गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि वो ब्रिक्स के देशों पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे। अतिरिक्त शुल्क होगा, वो 10% शुल्क नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये थी 17वें शिखर सम्मेलन जो ब्रिक्स से रिलेटेड है
उसकी महत्वपूर्ण बातें। और नो डाउट कि जब प्रस्ताव पारित किया गया तो उसमें और दूसरी बातें कही गई कि किस तरीके से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जिसमें पर्यावरण की बात कही गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही गई, सुरक्षा और शांति संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। और ये भी देखा गया कि किस तरीके से जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं आपस में आर्थिक मामलों में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर फिलहाल बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।